बच्चों, इसके पूर्व की पंक्तियों में आपने पढ़ा कि वो शिकारी उस घायल हंस को मांगने के लिए उस राजा से जिद करता रहा और वो राजा भी अपनी जिद पर अडिग रहे। क्यों? क्योंकि वो रक्षा करने वाले थे, वो रक्षक थे और वो शिकारी भक्षक था। रक्षक और भक्षक में मित्रता असंभव है। रक्षक जो रक्षा करने वाला है, भक्षक जो भक्षण है, खाने वाला है, तो दोनों में मित्रता असंभव है। दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग रहे। राजा हंस देने को तैयार नहीं था और शिकारी अपने शिकार को मारने पर तैयार था। बार बार अपने शिकार को मारने के लिए जिद कर रहा था। इस तरीके से दोनों लोग लगातार अपनी अपनी बात करते रहे। दोनों को एक तरीके का उत्तर न मिलने पर अपनी अपनी बात कहते रहे और इस तरह कहानी आगे बढ़ती रही। माँ राहुल को आगे बात बताती है कि जब कहानी आगे बढ़ी तो फिर क्या हुआ। आगे की पंक्तियां बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि अब आगे क्या होता है। पेज नंबर 33 यानी 33 में देखिए, हुआ विवाद सदय निर्दय, उभय उगाही के स्वय विषय में, कई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक भी कहा। अब कवि कह रहा है और माँ यशोधरा राहुल से बता रही है कि जब वो जिद पर दोनों लोग रक्षक और भक्षक अड़े रहे तो फिर कहानी किस तरह आगे बढ़ी। ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंची। दोनों लोगों में आपस में वाद विवाद होता रहा। क्या वाद विवाद हुआ? कवि कहता है कि हुआ विवाद सदय निर्दय। निर्दय माने दया का भाव ना हो, सदय माने जिसके अंदर दया हो। तो हुआ विवाद सदय निर्दय, शिकारी और तुम्हारे पिता में वाद विवाद होने लगा। तुम्हारे पिता और शिकारी में वाद विवाद होने लगा। रक्षक और भक्षक में बहस होने लगी। उभय उघाही है स्व विषय, दोनों लोग अपने अपने विषय में सफाई और सच्चाई बताने लगे। दोनों लोग अपने अपने विषय की बात को सफाई पूर्वक बताने लगे। दोनों लोग रक्षक और भक्षक बहस करते करते अपने अपने विषय की सफाई और सच्चाई सिद्ध करने लगे और बताने लगे कि मैं सही हूँ और मैं सही हूँ, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब क्या हुआ? गई बात तब न्यायालय में और बात बढ़ते बढ़ते यह न्यायालय तक पहुंच गई, अदालत तक पहुंच गई। न्यायालय माने अदालत। जब दोनों लोग अपनी अपनी बात बहस करते रहे, दोनों लोग अपनी अपनी सफाई देते रहे, अपनी अपनी बात स्वयं सिद्ध करते रहे कि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। रक्षक और भक्षक आपस में झगड़ते रहे और तब भी उस बात का निष्कर्ष नहीं निकला। तब ये बात बढ़ते बढ़ते न्यायालय तक पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, इस बात को सभी लोगों ने ध्यान से सुना, सभी लोगों ने ध्यान पूर्वक जाना। सुनी सभी ने जानी और सभी लोगों ने फिर से ध्यान पूर्वक सुना और कहानी सुनते सुनते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 हो गई। ये कहानी सुनते सुनते बहुत लंबी हो गई, व्यापक हो गई, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ये कहानी बहुत बड़ी होती चली गई। सभी लोगों ने सुनी, सभी लोगों ने जानी, ये कहानी बहुत बड़ी हो गई, बहुत व्यापक होती चली गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहा। अब
माँ ये कहानी उस राहुल को सुना रही है और सुनाते सुनाते माँ अचानक रुक जाती है और वो अपने पुत्र राहुल से एक प्रश्न पूछती है और कहती है कि राहुल, तू उतनी देर से ये मेरी कहानी सुन रहा है, अपने पिता और आखेटक और हंस के बीच की कहानी सुन रहा है। तू बहुत ध्यान पूर्वक इस कहानी को प्रारंभ से लेकर सुन रहा है और ये भी अंतिम क्षण आया है, पर तू मुझे बता, अब तू खुद स्वयं इसका निर्णय कर। तू मुझे बता कि इसका निर्णय क्या होना चाहिए। माँ उसकी कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका। राहुल तू मुझे इसका स्वयं निर्णय करके बता कि न्याय पक्ष लेता है किसका, कि बताओ कि कौन सा पक्ष सही है। राहुल तुम मुझे इसका निर्णय करके बताओ कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष न्याय करने का अधिकारी है, न्याय पाने का अधिकारी था। राहुल माँ अपने पुत्र राहुल से कहती है कि राहुल तू मुझे बता कि कौन सा पक्ष सही था और कौन सा पक्ष सही न्याय पाने का अधिकारी था। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। किंतु क्या होता है, राहुल भोला सा बना बैठा है और उसका प्रत्युत्तर देता है कि माँ मैं क्या बताऊं, मैं बहुत असमर्थ हूँ। मैं बिल्कुल भोला बना बैठा हूँ। अपनी असमर्थता बताते हुए कहता है कि मैं माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो असमर्थ हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। अपनी असमर्थता बताते हुए कहता है कि माँ मैं मेरी क्या बानी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं। मैं सुन रहा कहानी, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा था। मैं तुम्हें क्या जवाब दूं, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा था। उसने अपनी माँ को जवाब दिया जब उसकी माँ उससे प्रश्न पूछती है कि राहुल तू मुझे बता कि न्याय का पक्ष मजबूत होता है, ये मुझे तू बता कि कौन सा, तुम स्वयं निर्णय करो कि कौन सा पक्ष सही है, न्याय का पक्ष सही है या अन्याय का पक्ष सही है, कौन सा पक्ष न्याय करने का अधिकारी है। इसमें राहुल भोलेपन से उत्तर देके कहता है कि मैं क्या बोलूं माँ, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा था। अब आगे की पंक्तियां देखिए कितनी सुंदर मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का बानी, न्याय दया का बानी, तूने बुनी कहानी। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का बानी, न्याय दया का बानी, तूने गुनी कहानी। ये अंतिम पंक्तियां हैं और बहुत अच्छी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी हैं। इनको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सारे कविता का सार अंतिम पंक्तियों में दिया हुआ है। माँ राहुल से पूछती है कि राहुल तू मुझे निर्भय होकर इस बात का जवाब दे कि इस झगड़े में, ये जो हंस की और आकेटक की और राजा की कहानी है, इसमें किसकी जीत होनी चाहिए। मैं तुम्हारे मुंह से भी इसका निर्णय सुनना चाहती हूँ कि तू कहानी सुन रहा है, तू भी मुझे अपना निर्णय बता कि इसमें किसकी जीत होनी चाहिए। तो राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूं, मेरी क्या बानी है, मैं आपको क्या जवाब दूं, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा था, मैं तो सिर्फ ध्यान पूर्वक इस कहानी को सुन रहा था। आगे की पंक्तियां, कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उबारे। अब माँ कहती है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि कोई निरपराध को मारे, निरपराध निर्दोष। यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारता है, यदि कोई अकारण बिना किसी अपराध के किसी को मारता है, न्याय क्यों कर उसे उबारे,
तो क्या दूसरे व्यक्ति को उसकी रक्षा करके उसे बचाना नहीं चाहिए? जब कोई व्यक्ति किसी को अकारण बिना अपराध किए मारता है तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? रक्षक पर भक्षक को वारे। मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। रक्षक जो रक्षा करता है, भक्षक जो मार के खा ले। तो रक्षक पर भक्षक को वारे, जो मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। तो न्याय दया का वाणी है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। रक्षक कर पर भक्षक को वारे, न्याय दया का वाणी। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है और वो मारने वाले से रक्षा करने वाले का ही साथ देता है। मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है और न्याय दया करने वाले के पक्ष में ही हमेशा जाता है। न्याय दया का वाणी, क्योंकि न्याय सदैव दया का ही पक्ष लेता है, दया की तरफ ही अपना उत्तर देता है, दया की तरफ ही अपना निर्णय देता है। तूने गुनी कहानी। इस पर माँ कहती है कि राहुल, तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझ लिया। तुमने कहानी के सार को, तुमने कहानी की गहराई को बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत तन्मय होकर, बहुत मन लगाकर सुन लिया और तुम्हें ये समझ में आया कि रक्षा करने वाले का हाथ सबसे बड़ा होता है। जो रक्षा करने वाला होता है हमेशा पक्ष उसी के प्रति अपना निर्णय देता है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये राहुल ने अपना क्या निर्णय बताया और माता ने उसको क्या समझाया कि भक्षक से रक्षक सदैव बड़ा होता है।